Hello students, your next chapter is chemical reactions and equations. So first of all I will discuss you what is the type of changes. There are two types of changes, one is physical change and another is chemical change. Physical change, it is a change in which only the physical properties of substance are changed and no new substance is formed. That means some changes कुछ ऐसे चेंजेस रहते हैं जिसमें सिर्फ बाहरी रूप से चेंज होता है फिजिकल, बट चेंजेस कैसे कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. जस्ट लाइक हम अगर मैं वाटर का एग्जांपल दूं आपको, तो वाटर कैसे रहता है. वाटर को अगर हमने आइस बना लिया, वाटर को हमने क्या किया, आइस बना लिया, तो वाटर तो आइस में भी वाटर रहेगा. वो सिर्फ उसका बाहर से स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला गया, बट क्या वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? नो, है ना, न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना. बट एंड इट इज़ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. टेम्पररी मतलब देखो, अभी आइस को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ टाइम के लिए वो बर्फ़ में है, आइस फॉर्म में है ना. बाद में वो क्या हो जाएगा, अगेन वो वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल है मतलब. और टेम्पररी है, बर्फ़ टेम्पररी रहती है. जितनी देर वो फ्रिज में रहेगा या फ्रीज़र में रहेगा तब तक ये वो आइस फॉर्म में रहेगा, बट जैसे हम उसे बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. देन दैट चेंज इज कॉल्ड इज अ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. वापस हम उसको रिवर्स कर सकते हैं. आई बात समझ में. इट इज़ अ चेंज, इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल बाहरी रूप से वो चेंज होता है, बट क्यों न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. ओके, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज में क्या होता है, इट इज़ अ चेंज इन विच सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस. अब केमिकल चेंज में क्या हो जाता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्शन हो जाना. देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. इट इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. ये क्या हो जाता है, परमानेंट चेंज हो जाता है. ओके, और इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वापस हम उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, हमने मिल्क लिया. when we are converted milk into curd or milk into paneer, that changes are called as chemical changes, है ना. मिल्क टेस्ट में कैसा होता है, थोड़ा स्वीट इन टेस्ट रहता है ना. बट when we are converted into कर्ड कैसा होता है, खट्टा रहता है. खट्टा रहता है मतलब न्यू सब्सटेंस बन गया, है ना, टेस्ट में चेंज हो गया. मिल्क लिक्विड फॉर्म में रहता है, कर्ड सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. ओके, या फिर पनीर को आप लोग दैट ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म. मिल्क पनीर सॉलिड फॉर्म में है. बट अगर हम देखेंगे, अब दही तो बन गया, मिल्क का हमने दही में कन्वर्शन कर दिया, कर्ड कन्वर्शन कर लिया, बट क्या कर्ड को हम फिर से मिल्क बना सकते हैं क्या? नो, है ना. देखो दैट इज़ अ परमानेंट चेंज. दही बन गया तो वापस वो मिल्क बन सकता है. परमानेंट हो गया, दही बन गया दही रहेगा. एंड इट इज़ नॉट इरिवर्सिबल, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल कि हम दही को वापस हम मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. आई बात समझ में आपको. दैट चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस. अब फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो गया. अब किस टाइप के केमिकल चेंजेस होते हैं, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दैट. अब केमिकल चेंजेस किससे, हमें कैसे पता पड़ेगा कि केमिकल चेंजेस हुए हैं. केमिकल चेंजेस दिखते नहीं हैं बट वो होते हैं. अब किस टाइप से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी है, हम जो कुछ खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम जैसे हमें बोलते, हम आपको जैसे पढ़ाते हैं या फिर आपको बताते हैं कि हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. अब फूड तो हम सॉलिड फॉर्म में खा रहे, तो एनर्जी हमें कैसे मिल रही है. जैसे ही हम फूड खाते हैं, जब हम च्यूइंग करते हैं फूड को, फूड क्या होता है, स्टमक में जाता है. हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है ना. HCl क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. क्या वो दिखता है क्या? नो. ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेसेस है हमारे बॉडी के अंदर. बोलो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बोलो या फिर जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ होती है, दैट ऑल आर वी आर प्लेइंग विद केमिकल्स. हम मॉर्निंग से उठते हैं और नाइट तक हमें वी आर प्लेइंग विद केमिकल्स, है ना. अब आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठने से आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, तो टूथपेस्ट के नेचुरली वो टूथपेस्ट फॉर्म में आई है? नो. व्हेन वी आर एडेड सम सब्सटेंस, देन दैट इज़ अ टूथपेस्ट इज फॉर्म. टूथपेस्ट बनाने के लिए भी कुछ सब्सटेंस को मिला के बनाया गया है. आई बात आपको समझ में, है ना. अब ऐसे बहुत से सब्सटेंस हम देखते हैं, जैसे हमने कर्ड का एग्जांपल लिया, हमने मिल्क का एग्जांपल लिया, हमने टी का एग्जांपल लिया. हम दूध की चाय बना देते हैं, तो क्या वापस चाय का दूध बनता है क्या? नो, सेपरेट नहीं हो सकती वो चीज़ें. दैट ऑल प्रोसेस आर केमिकल प्रोसेसेस. हाँ, कुछ खुद ही होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस खुद ही हो जाती है, कुछ को हम करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है. जैसे एग्जांपल ढोकला, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था. ढोकला कैसे बनता है, ढोकला में हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं. बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कैटलिस्ट. क्या होगा, वो बेकिंग सोडा क्या करेगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, खटास लाने में काम में आता है. हम लेमन का यूज़ करते हैं कुछ खटास लाने के इसमें, या दूध को फटने में
नींबू या फिर विनेगर का यूज़ होता है. दैट ऑल आर केमिकल रिएक्शंस विच आर टेक्स प्लेस in our surrounding or in our day to day life. Okay, so chemical reactions, it is a process. chemical reaction क्या है? ये एक process है in which some substance undergo bond breaking. अब chemical reaction क्या है? एक process है. अब इस process में क्या होता है? bonds break होते हैं, are transfer into new substance and they are bond break होने के बाद वो क्या हो जाता है? उस new substance में उसका transfer हो जाता है by the formation of new bond, नया bond बनाने के लिए, है ना. अब क्या देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ आपको NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2O. अब NaOH क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड फॉर्म में है, हमने उसको HCl में मिला तो उसमें क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर वहाँ से इवॉपरेट हो जाएगा. कुछ केमिकल रिएक्शन होता है. अब देखो यहाँ पे Na का OH के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और H का Cl के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और क्या हो रहा है? वहाँ पे न्यू बॉन्ड बन रहा है NaCl का और H2O का, है ना. दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस. अब केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस. जो भी केमिकल रिएक्शन होती है हम उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन इज अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. अब कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन को एक केमिकल फॉर्मूले के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं. दैट प्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. ओके, अब देखो यहाँ पे है ना. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस O2 टू फॉर्म ट्वाइस H2O. अब आपको दिखाई दे रहा है कि जब H2 को और H2 गैस और O2 गैस को हम अगर मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, है ना. हम ऐसे बता सकते हैं कि वाटर में H प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है, बट क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं. ओके, नाउ अब केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से होता है? केमिकल इक्वेशन कंटेन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स. अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है केमिकल इक्वेशन में, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम बताते हैं व्हेन वी सॉरी जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम लिखते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. और जो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. कोई भी रिएक्टेंट्स मिक्स होने के बाद क्या बनता है? एक न्यू प्रोडक्ट बनता है. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो का साइन शो करते हैं. दैट एरो शोज दैट आवर रिएक्शन इज कंप्लीट. एरो शो इन द मिडिल में एरो शो किया जाता है. क्यों शो किया जाता है? कि हमारा अगर रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है और नेक्स्ट साइड में प्रोडक्ट बन रहा है तो बीच में हमें एरो के थ्रू उसको प्रेजेंट करना पड़ता है. आई बात समझ में? नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ वेरी टाइप्स. आप केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, आपको रिएक्शन एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन करनी पड़ती है. इतना क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आता है. यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन दी जाएगी. यहाँ कैसे कुछ इस तरीके से CO3 टू फॉर्म CaO प्लस CO2 केमिकल रिएक्शन आपको दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि ये दिस विच फिल इन द ब्लैंक्स में कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस. तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है. जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं. 3 मार्क्स का वेटेज है, इसी में से मैक्सिमम नहीं आता है, कुछ न्यू नहीं आता है. ओके, अब देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फर्स्ट इज आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन वर्ड में उसका मीनिंग लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना. किसी भी चीज़ को कंबाइन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. अब देखो डेफिनेशन, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन. देखो यहाँ पे अगेन दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई भी 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जब मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स हो रहेंगे बट प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई विल एक्सप्लेन A + B टू फॉर्म AB. A और B को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास AB नया बन गया, है ना. एग्जाम्पल ट्वाइस Mg
प्लस O2 टू फॉर्म ट्वाइस MgO। दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन ओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक करना। ऐसा रिएक्टेंट लेना है जिसको ब्रेक करने के बाद दो प्रोडक्ट्स बनने, है ना, ब्रेक हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए बी है और ए बी को ब्रेक करने का हमारे पास क्या बन रहा है, ए और बी अलग अलग सेपरेटली दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट हम एक ही लेंगे बट प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलने वर्ड में देखो मीनिंग समझना, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक करना। रिएक्टेंट एक ही लेके उसको तोड़ेंगे तो दो बन जाएंगे, है ना। हम एक कोई पीस लेते हैं, सपोज पीस ऑफ चॉकलेट लेते हैं, व्हेन वी टेक अ पीस ऑफ चॉकलेट बट व्हेन वी ब्रेक दिस चॉकलेट, टू चॉकलेट्स आर फॉर्म, है ना। एक ही बार को अगर हम दो बार ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक करने के बाद दो पीसेस हमारे पास आ जाएंगे ना, डिकम्पोज होता है तो ब्रेक करना। CaCO3 टू फॉर्म CaO प्लस O2। देखो एक CaCO3 कंपाउंड लिया अगर हमने, उसको जब आपने हीट किया तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब अपने प्लेसेस को चेंज करना, डिस्प्लेस करना, है ना, प्लेसेस को चेंज करना। द रिएक्शन इन विच द places of ions of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of own ions is called as displacement reaction। अब इसमें क्या होता है कि जो अगर हमारे पास कंपाउंड है सपोज, तो कंपाउंड में लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके हाई रिएक्टिव मेटल अपनी प्लेस ले लेता है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, आयंस का। लेस रिएक्टिव आयंस को रिप्लेस कर रहा है मोर रिएक्टिव आयन, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज यहाँ पे ए दिया हुआ है आपको, A प्लस BC दिया हुआ है, तो नया कंपाउंड क्या बना, AC प्लस B। ओके, एग्जाम्पल देखो Zn है, जब हम CuSO4 मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही हम Zn के पीसेस को ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, Zn क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है उसमें, और Cu क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये सब रिएक्शंस आपको फिजिकली जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये सब रिएक्शंस दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से होती है। प्रॉपर जैसे जो रिएक्शन यहाँ पे मेंशन हो रही है वैसे ही सेम रिएक्शंस वहाँ पे परफॉर्म होती हैं। ओके, तो न्यू कंपाउंड क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो द रिएक्शन इन विच the ions in the reactants are exchanged to form the precipitate are called as double displacement reaction। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक ही चीज़ चेंज होती। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, A प्लस BC था तो क्या बोलते, C ने अपनी पोजीशन चेंज की थी, है ना, B और C ने चेंज किया था ना। बट यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि सभी आयंस अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एवरी टाइम बॉन्ड कैसे बनता है, व्हेन पॉजिटिव आयन इज कंबाइन विथ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तभी बॉन्ड बनता है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनता है। देखो यहाँ पे क्या है, A प्लस B माइनस प्लस C प्लस D माइनस टू फॉर्म A प्लस D माइनस प्लस C प्लस B माइनस। A प्लस के साथ D माइनस ऐड हो गया, प्लस C प्लस के साथ B माइनस ऐड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया आपको BaSO4 प्लस K2CR2 ओके, तो BA का किसका एडिशन हुआ, D के साथ, तो D के यहाँ पे CrO4 है प्लस B की वैल्यू C की वैल्यू क्या है K2 और B की वैल्यू क्या है SO4, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया K2SO4। इस टाइप से कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको टाइप्स कंप्लीट हो गए डिस्प्लेसमेंट के, केमिकल रिएक्शंस की टाइप 4 टाइप की रिएक्शंस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब रिएक्शन तो हो रही है पर किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, किसी में हीट ऐड होती है, किसी रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, कोई रिएक्शन ऐसे खुद से हो जाती हैं, कोई रिएक्शंस क्या होती है खुद से होती है, किसी रिएक्शन को हमें हीट देना पड़ता है, किसी रिएक्शन को हमें कूल करना पड़ता है, कूलिंग से होती है। तो क्यों ऐसे होता है, हर रिएक्शन का अपना अपना एक प्रोसेस रहता है, देयरफॉर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेसेस। कुछ केमिकल प्रोसेस होती है तभी वो रिएक्शन परफॉर्म होती है, अदरवाइज रिएक्शंस भी नहीं होती है। आई बात समझ में।
केमिकल प्रोसेस इज टेक्स प्लेस बाय, अब किस टाइप की रिएक्ट प्रोसेस होती है, तो एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे रिएक्शन आ गया, प्रोसेस बोलो रिएक्शन बोलो वन ऑफ द सेम थिंग। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब, अब बाहर सराउंडिंग से क्या हो रहा है, कुछ कंपाउंड क्या करते हैं, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस के थ्रू बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, एब्जॉर्ब करना, आई बात समझ में। अब देखो सपोज आइस का, हमारे पास कुछ आइस है ना, आइस को जैसे ही हम रखते हैं बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर पे, तो आइस का क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्या हमने उसे बोला कन्वर्ट होने के लिए, नो। क्या हमने उससे हीट दिया, नो। बट आइस ने क्या किया, ऑटोमेटिकली सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आइस का कन्वर्शन किस में हो गया, वाटर में हो गया। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है कि बाहर से हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है आपको, डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन द वाटर। अब KNO3 भी क्या करेगा, बाहर से सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सो। एक्सो मतलब एग्जिट होना। आप कहीं बहुत सारी जगह पे लिखा था एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना। अब क्या निकलना, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। हमेशा थर्मिक का मतलब आपको याद रखना है, हीट। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है। कहाँ से, एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंजेस। ऐसे सब्सटेंस जो हीट को बाहर निकालते हैं, देन दैट रिएक्शन कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब फॉर्मेशन ऑफ आइस, जैसे ही वाटर अपनी हीट बाहर निकालेगा, अब आइस तो खुद ही खुद बनती नहीं, हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद क्या होता है, वो क्या करता है, अपनी हीट को बाहर निकालता है। जो किसी वाटर के अंदर जो गर्माहट रहेगी, वो अपनी हीट को क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। जैसे ही वाटर अपनी हीट को बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आइस। वहाँ पे क्या बनेगा, आइस बनेगा। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन द वाटर। अब NaOH का डिसोल्यूशन वाटर में होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो NaOH, ओके सॉरी, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, नाम में डेफिनेशन में उसका नाम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को ऐड करना। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। देखो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंबाइन हो रहा है, ऐड होना, कंबाइन हो रहा, मिलना, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेचुरल सी बात है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिमूव क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा। कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बट कुछ रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए पेपर में आपको दिया जाएगा कि हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सपोज आप एग्जाम्पल दिया गया है, ट्वाइस Mg + O2 टू फॉर्म ट्वाइस MgO। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन में अब उल्टा हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद में रखनी है, ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या होता है, उसका उल्टा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन हट रहा है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या फिर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट में जाके हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया यहाँ पे HgO टू फॉर्म Hg+O। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे देखो, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, RED क्या हो रहा है, रिडक्शन में से आया, और OX किसमें से, ऑक्सीडेशन में से। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन।
फर्स्ट है आपका द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में आता है, डिफाइन द रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल, 2 मार्क्स के लिए पेपर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आ चुका है ना। तो आपको लिखना है वहाँ पे कि दोनों एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, देखो हाइड्रोजन ऊपर ऐड हो रहा है, ऊपर देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और नीचे देखो कॉपर में, नीचे देखो कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, CuO था और नीचे क्या प्रोडक्ट में क्या बना, Cu बना, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और ऊपर क्या हो रहा है, H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तो उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिडक्शन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है सॉलिड फॉर्म में, दैट वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। अब वो वेस्ट मटेरियल, कभी कभी वो वेस्ट मटेरियल हमारे काम का रह जाता है, कभी कभी वो वेस्ट मटेरियल हमको फेंकना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो प्रेसिपिटेट कुछ केमिकल रिएक्शन करने के बाद जब उसको हम सॉर्ट करते हैं, छानते हैं, तो छानने के बाद क्या हो जाता है कि प्रेसिपिटेट अलग से बन निकलता है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सपोज आपका एग्जांपल, जैसे आप घर में चाय बनाते हैं, हम लोग चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से जो टी रहती है वो रिमूव हो जाती है और चाय अलग हो जाती है, तो जो ऊपर सॉलिड फॉर्म रह जाता है टी, वो हमारे काम की रहती है क्या, नो, हम वो उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म बन गया। जैसे अगर हमने मिल्क में शुगर, चाय पत्ती वगैरह सब ऐड किया, तो उसके बाद क्या बन गया, टी बन गया। उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में हम 2-3 चीज़ें हम अपने रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं तो एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, पर प्रोडक्ट कैसे रहता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अब सिमिलर थिंग्स व्हेन, जब हम दूध लेते हैं तो दूध क्या करते हैं हम, अब अगर हम दूध में विनेगर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। अगेन हम उसको फिर से छन्नी में छानते हैं तो पनीर क्या हो गया, वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट, बट पनीर को हम यूज़ करते हैं, है ना। तो कभी कभी प्रेसिपिटेट हमारे यूज़ के भी रहते हैं, कभी कभी प्रेसिपिटेट को हमें फेंकना भी पड़ता है, वो यूजलेस लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेस, ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ, तो क्या बनता है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमेशा पेपर में आता है, 2 मार्क्स के लिए 9th में भी आप पढ़ के आ चुके हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड को अगर हमने बेस का रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। कोई कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कोई कोई बहुत स्लो होती है, कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है अभी हमने रखी तो कल बनती है, कोई कोई ऐसा होता है अभी की अभी बन जाती है, कोई आधे घंटे के बाद बनती है। क्यों ऐसे होता है, सभी का रेट ऑफ रिएक्शन सेम क्यों नहीं रहता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज रहती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, पेपर में आता है 2 मार्क्स के लिए, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ओके, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का नेचर, रिएक्टेंट किस टाइप का है ना, कोई के रिएक्टेंट बहुत स्लोली डिजॉल्व होते हैं, कोई कोई बहुत फास्टली डिजॉल्व होते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस भी कैसे रहती है, अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होती है। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, अब कोई रिएक्टेंट्स की साइज बड़ी होती है तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होते। सपोज एग्जाम्पल, हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं तो वाटर को सॉल्ट में ऐड करने के बाद फास्टली मिक्स हो जाता है, बट जैसे हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो वाटर में शुगर ऐड करने के बाद कि फास्टली डिजॉल्व होता है क्या, नो, उसको थोड़ा टाइम लगता है, डिजॉल्व हो जाता है डिजॉल्व, पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या होता है, देखो सॉल्ट की पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी हैं और शुगर के पार्टिकल्स थोड़े से लार्ज रहते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, डिजॉल्व होने में टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आल्सो अफेक्ट द नेचर ऑफ द रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कितना कॉन्सेंट्रेटेड है उसके ऊपर भी रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर सपोज हमने HCl लिया तो HCl के साथ रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी एज कम्पेयर टू H2SO4, क्योंकि H2SO4 के कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना। एसिड्स वाटर टाइप के रहते हैं, बट H2SO4 के साथ जैसे हम रिएक्शन करते हैं तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है,
है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एसिड्स, है ना। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब जो सराउंडिंग टेम्परेचर, कभी किसी किसी रिएक्शन को हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, कोई रिएक्शन खुद ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी हो जाती है। किसी टेम्परेचर इफेक्ट करता है, अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर हमें यूज़ करना पड़ता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सब क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ सब्सटेंस रहते हैं, उनका यूज़ क्या रहता है कि कोई भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। कैटलिस्ट को जैसे हम केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाती है। ओके, बट इसमें रिएक्टेंट्स को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओनली कैटलिस्ट आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। दे डू नॉट अफेक्ट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ। वो रिएक्टेंट्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही वो प्रोडक्ट को कोई नुकसान पहुंचाएगा, बस वो अपना काम करेगा कि केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता है। ओके, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, वेट। फर्स्ट इज फर्स्ट है आपका रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन वहाँ पे प्लेस नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? द केमिकल्स दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस। ऐसे केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं, देन केमिकल चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। ऐसे केमिकल्स जो केमिकल चेंजेस के लिए होते हैं, जो जिसमें केमिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। अब रिएक्ट होने के बाद क्या बनता है? आपका प्रोडक्ट बनता है, द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म। अब सब्सटेंस क्या होने बन रहे? रिएक्टेंट्स को रिएक्ट होने के बाद कुछ न्यू सब्सटेंस बनते हैं। देन न्यू सब्सटेंस क्या बनते हैं? आफ्टर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स को मिक्स करने के बाद कुछ न्यू सब्सटेंस बनते हैं, दैट न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोस एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। रिएक्शन तो हम कर रहे हैं, पर रिएक्शन कैसे होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हमारे होने चाहिए, तभी हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? करेक्ट रहती है। अदरवाइज वो हमारी केमिकल रिएक्शन रॉन्ग हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको मेंशन किया, SO2 + ट्वाइस H2S। तो यहाँ पे S के कितने मॉलिक्यूल्स है? एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे S के कितने मॉलिक्यूल? 3। अगेन यहाँ पे 3S बन गया, तो यहाँ पे S के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे O2 है और यहाँ पे है ना O2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2। यहाँ पे भी 2 है देखो, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन इज 2। एंड H कितने? यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4। H कितने हैं? 4। और यहाँ पे भी देखो 2 2 ज़ा 4। H कितने यहाँ पे? 4। इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Okay, now next is rancidity. Rancidity is the oxidation of oils and fats resulting in the change in the taste and giving foul smell. Rancidity is a food stuff is prevented by using the antioxidants. 2 मार्क के लिए rancidity के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका। rancidity मतलब क्या होता है? जो हमारे फूड स्टफ्स रहते हैं, जो आपके पैकेट्स की चीज़ें रहती है, चूड़े नमकीन जो रहते हैं, या कुछ ऐसी जो चीज़ें जिसको हम डीप फ्राई करके घर में रखते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने उसको डीप फ्राई करके रखा था और अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसमें टेस्ट में चेंज आ जाता है। कुछ ऐसे होता है ना कि हम घर में बना कर रखते हैं, कुछ टाइम को हम बोलते हैं कि उसकी टेस्ट अच्छी नहीं है। टेस्ट अच्छी क्यों नहीं है, या फिर क्यों ऐसा है? क्योंकि क्या होता है कि जो ऑयल में हम बनाते हैं, तो ऑयल में क्या होता है? ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑयल क्या करता है? सराउंडिंग के एयर के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, और ऑयल और फैट्स का क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि तली हुई चीज़ों की जो टेस्ट रहती है वो चेंज हो जाती है, और उसकी स्मेल में भी डिफरेंस हो जाता है। स्मेल में उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। देन दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज दैट थिंग आर कॉल्ड एज रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाता है? फूड स्टफ्स में क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। मार्केट अब आप देखते हो कि घर में अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं
तो वो जैसे तली हुई चीज़ें रहती है 5 to 10 डेज में यूज़ करनी पड़ती है ना। बट मार्केट की चीज़ें क्या 6 से 7 महीने तक यूज़ की कर सकते हैं, है ना, जो ना पैकेट्स की जो चीज़ें रहती है। क्यों ऐसे होता है? घर में तो हम अच्छे से बनाते हैं, बट क्या होता है कि मार्केट की जो चीज़ें रहती है, जो पैक्ड मटेरियल रहता है, उसमें वो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि रेंसिडिटी को हम नहीं बढ़ा पाए, दैट इज़ कॉल्ड एज रेंसिडिटी। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, करोजन। अब करोजन क्या होता है कि जंग लगना, कोई भी चीज़ ऐसा खुली एक्सपोज हो रही है एयर में, एयर में एक्सपोज होने के बाद क्या हो जाता है, जैसे आपका लोहा हो गया, आयरन, आयरन इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, बट जैसे ही हम उसको बहुत दिन तक वो खुला बाहर पड़ा है, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर पानी गिर जाएगा या फिर वो एयर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा। रिएक्शन होने की वजह से आयरन के ऊपर ऑरेंज कलर की लेयर बन जाती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज करोजन। सिल्वर के ऊपर भी लेयर बनती है, सिल्वर आपको पता है चांदी, कुछ टाइम के बाद चांदी के बर्तन या चांदी की जो सब्सटेंस रहते हैं वो काले काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के साथ वो रिएक्ट होता है और रिएक्शन होने के बाद वो उसके ऊपर ब्लैक लेयर बन जाती है। गोल्ड को गोल्ड आप कितना भी एक्सपोज करो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज़ अ नोबल बोला जाता है, उसको नोबल एलिमेंट बोला जाता है, कि गोल्ड किसी का रिएक्शन नहीं करता है, गोल्ड नोबल एलिमेंट करके प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट डूइंग इन द करोजन। क्यों नहीं? क्योंकि गोल्ड क्या है, एक नोबल गैस, नोबल एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो करोजन उसके ऊपर नहीं होता है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एनी डिफिकल्टी और डाउट, कॉल मी और मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, थैंक यू।